हेलो गाइस, आप सभी का एम के हिंदी चैनल में स्वागत है। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रिय छात्रों, आज की 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम गोवा जैसा मैंने देखा यह विनय शर्मा का यात्रा वर्णन हम देखेंगे। लेखक विनय शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन में 1973 में हुआ। इनका लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती हैं। यात्रा वृत्तांत इनकी पसंदीदा विधा है। साथ ही अपने व्यंग और ललित निबंध भी ये लिखते हैं। ये जो है गोवा मैंने जैसा, ये भी एक यात्रा वर्णन ही है। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ भी लिख लीजिए। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और भी क्यों न हो। यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद ये छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। इस परिच्छेद में लेखक ने बताया गया है कि इनका परिवार और इनके साड़ू साहब का परिवार दोनों मिलकर जो है गोवा की यात्रा के लिए निकल पड़े हैं, और गोवा का उन्होंने वहाँ की आबो हवा, जीवन शैली, प्रकृति के बारे में इन्होंने हमें इस पाठ में बताया है। अगला परिच्छेद। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मांडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। इस परिच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस मांडगांव स्टेशन पर रुकी। उस समय सुबह का उजाला हो चुका था। एक टैक्सी के हॉर्न ने लेखक का ध्यान उसकी ओर खींचा। उस टैक्सी में सभी लोग बैठ गए और फटाफट जो है आगे निकल पड़े। वो टैक्सी पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ रही थी। तो उस समय वहाँ पर एक शीतल हवा के झोंके आ रहे थे, और उस समय लेखक को ये पूरी थकान का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ और उनका जो है पर्यटन का आनंद वो लेने लगे। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मांडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने सूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकलें, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इस परिच्छेद में लेखक बता रहे हैं कि उनकी जो गाड़ी है टैक्सी मांडगांव से 5 किलोमीटर जहाँ पर इन्होंने बेनालियम में एक रेस्टोरेंट बुक किया था वहाँ पर आकर रुक गई। वो लोग रेस्टोरेंट चले गए और वहाँ पर आराम करने के इरादे से अपने अपने कमरों में चले गए। इससे पहले कि कमरों से बाहर निकले, वो वहाँ पर बता रहे हैं कि गोवा कुछ खास बातें हैं। वहाँ पर गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। अब इस गोवा की राजधानी जो है पणजी मांडवी नदी के किनारे पर है। यह नदी काफ़ी वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। यानी कि नदी की विशेषता जो है, साल भर इसमें पानी भरा हुआ रहता है। ये समुद्री इलाका होने के कारण वहाँ मौसम में जो है हमें थोड़ी सी नमी बनी रहती है, और उस मौसम की वजह से शरीर जो है चिपचिपाता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि मुंबई का जो है बहुत ही खारापन होता है। क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। यानी कि ये जो गोवा है इसके आसपास यहाँ पर जो है
हरियाली बहुत है, हरियाली होने के कारण गर्मी है लेकिन उमस भरी यानी कि ज़्यादा सा चिपचिपाहट नहीं है जिस तरह से मुंबई में होता है। आगे देखेंगे। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद ये अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चलें। आप भी चलें क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर की ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी ये दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। बेनालियम बीच पर लेखक पहुंच चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने देखा कि ये बहुत शांत और एकदम ठंडी जगह उन्हें दिखाई दी, खूबसूरत जगह दिखाई दी उन्हें। गर्मी के बाद, उमस भरी गर्मी के बाद जो शाम का उन्होंने नज़ारा देखा, उन्हें बहुत बीच पर बहुत अच्छा लग रहा था। रेस्टोरेंट से बीच की दूरी 1 ही किलोमीटर थी। वहाँ पर जल्दी जल्दी चलने के बाद उन्होंने वो दूरी तय कर ली है और वो बेनालियम बीच पर पहुँच गए हैं। अरब सागर देखने का उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समुंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य है। इस परिचय में हमें लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बच्चों ने मिट्टी में, रेत में जो है घर बनाने के लिए वो लहरों से घर बनने हुए घर जो है लहरों से टूट जाते थे, फिर से बनाते थे। तो लेखक को यहाँ पर आशावाद जीवन में हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है, इस बात का उन्होंने पक्का उन्हें यकीन हो चुका था। अगला परिचय। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीं की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों को शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है। मौका मिलते हुए इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीं कर उड़ जाना, ये दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती हैं और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस में जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र से काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना आनंद अलग है।
यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। ये मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। घूम फिरकर शाम को हम कलिगुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3-4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज हैं, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थीं, पर बच्चों ने आनंद अच्छा लिया। इस दौरान वहाँ नवरात्रि दशहरे का पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। अंतिम परिच्छेद। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद ये भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हों, लेकिन स्थानीय लोग अपनी संस्कृति परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। इस पाठ में लेखक ने हमें 4 बीच यानी कि 4 जो है बीचों का हमें सफ़र तय करवाया है। पहला हमने देखा बेनालियम बीच, उसके बाद दूसरा हमने देखा अंजुना बीच, इसके बाद कलिंगुड बीच और कोलवा बीच। इस तरह से चारों बीच का हमने गोवा में सफ़र तय किया है। इस तरह से पाठ समाप्त हो गया।